बेसिकली इट्स अ गेम ऑफ डिटर्मिनेशन एंड फोकस। जितना आप फोकस रहेंगे उतना ही आप सक्सेस को इजीली पा सकते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन एक अलग चीज़ है कि हम मोटिवेटेड हैं, हम आज कर रहे हैं ये चीज़, क्या पता वो मोटिवेशन कितने दिन रहे। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन हैं, रोज सुबह उठ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो हमारी लाइफ का पार्ट है। एंड जो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है, रूटीन बन जाता है, तो उसको अचीव करने में कुछ ज़्यादा दिक्कत होती नहीं, क्योंकि आप वो डेली प्रैक्टिस करते हैं। Hello everyone and welcome to the Executive Show in the yet another episode of Nobody to Somebody. So today we have Mr. Chandan Singh, जो कि एक फॉर्मर पैरा इंडियन शूटिंग टीम कोच हैं और ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन सर्टिफाइड कोच भी हैं। तो वेलकम चंदन जी एंड थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम। तो सबसे पहले आपसे मेरा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि आपने ये करियर क्यों चूज किया और इसके पीछे की आपकी कोई रीजन या कोई इंस्पिरेशन था, प्लीज बताइए। स्कूल टाइम से मैं क्रिकेट खेल रहा था एंड उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा लोग हैं एंड दैट्स अ फैक्ट एंड उसके बाद मुझे लगा कि कुछ इंडिविजुअल करना चाहिए। एंड इसलिए फिर मैंने मेरे एक सीनियर है आत्मिका जगदारी, एंड उन्होंने भी मेरे को सजेस्ट किया था कि आप शूटिंग स्टार्ट करें। एंड उन्हीं का ब्रदर है अनिरुद्ध, जो कि मेरा स्कूल फ्रेंड है। एंड देन फिर हमने साथ में ही कॉलेज से स्टार्ट किया शूटिंग, एंड उसके बाद से अभी तक मैं शूटिंग में फ्रॉम 2006 to 2022। इट्स अ लॉन्ग पीरियड एंड आपके करियर को देख के, आपकी सक्सेस को देख के लगता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी होगी इसमें, क्योंकि शूटिंग इज नॉट अ इजी स्पोर्ट आई वुड से। बेसिकली इट्स अ गेम ऑफ डिटर्मिनेशन एंड फोकस। जितना आप फोकस रहेंगे उतना ही आप सक्सेस को इजीली पा सकते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन एक अलग चीज़ है कि हम मोटिवेटेड हैं, हम आज कर रहे हैं ये चीज़, क्या पता वो मोटिवेशन कितने दिन रहे। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन हैं, रोज सुबह उठ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो हमारी लाइफ का पार्ट है। एंड जो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है, रूटीन बन जाता है, तो उसको अचीव करने में कुछ ज़्यादा दिक्कत होती नहीं, क्योंकि आप वो डेली प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सही बात करी आपने। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में शूटिंग का स्कोप क्या है? मैं जैसे देखता हूँ, वैसे तो ओलंपिक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं हमारे इंडियन प्लेयर्स, बट हाँ, आगे क्या स्कोप है इंडियन शूटिंग के लिए? और ऐसी कौन सी फिजिकल फिटनेस चाहिए एक किसी भी प्लेयर को, जो कि वो रोज प्रैक्टिस कर सके, ऐसी कोई प्रैक्टिस चाहिए जिससे वो आगे इसमें करियर बिल्ड कर सके अपना? देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड हमारे से आगे अभी शूटिंग में सिर्फ चाइना है एंड उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। एंड हमने उनमें एक बेसिक डिफरेंस है कि वो चाइल्डहुड से इन चीज़ों को प्रैक्टिस करवाते हैं एंड वो उस चीज़ को प्रोफेशनली लेते हैं। एंड हमारे यहाँ पे एज एन हॉबी स्टार्ट होती है एंड फिर हॉबी को अगर मेडल्स आते हैं तो हम कन्वर्ट करते हैं प्रोफेशन में। लेकिन गवर्नमेंट इतनी अच्छी स्कीम्स लेके आ रही हैं टू बूस्ट एथलीट्स इन इंडिया, एंड उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि वैसे तो रूटीन्स में है स्कूल में, लेकिन होता क्या है कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि बच्चों को मार्क्स लाने के लिए इतना फोर्स किया जाता है कि जब तक तुम्हारी परसेंटेज नहीं आएगी तो आगे ग्रो नहीं कर सकते आप। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आज ही मैं पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि एमपी गवर्नमेंट ने एक चीज़ डिसाइड की, एक पॉलिसी फॉर्म की है, वैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने भी की है, कि अगर आप एशियाड में और ओलंपिक्स में आप मेडल लेके आते हैं तो आपको सीधा असिस्टेंट कलेक्टर एंड आपको डीएसपी बना रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। आप एक तो सिस्टमेटिकली और टेक्निकली सोचिए, कोई आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन यू आर प्लानिंग टू सर्व इन एनी सिविल सर्विस और स्टेट सर्विस और एनी एसएससी और समथिंग, तो आप एक चीज देखिए कि आपको 5 साल लग रहे हैं उसमें। अगर आप स्कूल से इस चीज को स्टार्ट करते हैं तो आप 5 साल में इजीली हार्डवर्क के थ्रू और प्लानिंग के थ्रू आप इंटरनेशनल मेडल ला सकते हैं। तो वहीं आप जहाँ इतनी पॉपुलेशन जो कि फाइट कर रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आपको एक सब्सिडरी वे मिल रहा है, आपको 2% रिजर्वेशन है इन गवर्नमेंट एग्जाम। आप अगर कोई भी स्टेट सर्विसेज का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको 2% गवर्नमेंट के थ्रू रिजर्वेशन है, वो भी सिर्फ नेशनल प्लेयर के लिए। एंड इंडिविजुअल गेम में नेशनल खेलना इज सो इजी, मतलब इजी इन द सेंस कि आपको आपसे कम्पीट करना, किसी और से कम्पीट नहीं करना। ये नहीं करना कि मैं 15वां प्लेयर हूँ और मैं बाहर बैठा हूँ डॉक्टर इंतजार कर रहा हूँ कि मैं खेलूंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि बस आप आओ,
कुछ स्कोर्स हैं, कुछ टेबल्स हैं, उनको आपको क्वालिफाई करना है स्टेजेस को, एंड उसके बाद आप आगे हो। एंड फिर उस सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर आपकी जो एजुकेशन है, अगर आप सपोज कीजिए यू आर ऑन 85%, तो आपको वो एक पुश देगा, 2% कोटा जो है वो आपको पुश देगा और आपको जॉब लेने में हेल्प करेगा। एंड राजस्थान गवर्नमेंट इतना अच्छा कर रही है अभी, अशोक शर्मा जी ने पॉलिसी फ्रेम आउट की है कि उसके अंदर अगर आपके नेशनल मेडल है तो आपको विद इन 1 ईयर आपको जॉब मिलेगी गवर्नमेंट। एंड इतने सारे शूटर्स हैं या एथलीट्स हैं जिनको अभी जॉब मिली है इसके अंदर, बस क्या है कि नॉलेज नहीं है। सबको नॉलेज किस चीज की है, पढ़ो, परसेंटेज लाओ तो आपका कुछ बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, देखो स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस चीज के लिए, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको स्ट्रॉन्ग करता है फिजिकली। ओके, अगर आप इसको रूटीन में 2 घंटे आप कुछ नहीं कर रहे हो लाइफ में, अगर 24 घंटे आपके पास 2 घंटे अगर आप शूटिंग कर लेते हो या कोई भी चीज कर लेते हो, कोई फिजिकल फिटनेस या कोई भी स्पोर्ट, मैं नहीं कहता कि शूटिंग करो, जो भी आपका इंटरेस्ट है, टेबल टेनिस के लिए, बैडमिंटन के लिए, कुछ भी के लिए, एटलीस्ट वो आपको जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उससे दूर लेके जाएगा एंड आपको इतना एक्टिव बना देगा कि आप, आजकल इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं लाइफ में कि आप एकदम शैटर्ड हो जाते हैं, लोग कट ऑफ हो जाते हैं सोसाइटी से। लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन क्या होता है, उसका नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है, वो नेक्स्ट डे उठता है वापस से उसी डिसिप्लिन में आ जाता है। ठीक है, जितना आर्मी पर्सनल होते हैं, जितने भी सर्विसेज होती हैं, उनमें जो बंदे होते हैं ना, वो इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो इजीली कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लेते हैं, बचकाना हरकतें नहीं करते हैं। राइट, वो मेंटली फिट होते हैं, क्योंकि वो फिजिकली फिट होते हैं तो ऑब्वियसली उनका मेंटली फिटनेस का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि आप देखो, जीतते भी हो, हारते भी हो, आप हार से सीखते भी हो, आपको एक होप होती है। हम कुछ गलत स्टेप कब लेते हैं, जब हम होप लूज कर देते हैं। एंड जब हम होप लूज करेंगे तो होपलेस होके कुछ ना कुछ जरूर कुछ ना कुछ कमिट करेंगे। एंड इसलिए आजकल देखिए बहुत एक सेलफोन एंड बच्चों को इतना ज्यादा फ्रेजाइल बना दिया है पेरेंट्स ने कि उनकी कोई आउटडोर एक्टिविटीज नहीं है। करेक्ट, इसलिए वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। एंड उनकी कंप्लेंट्स होती है कि भैया ये तो एक्टिव ही नहीं है, बहुत फ्रेजाइल टाइप है, इसको हम इंडोर स्पोर्ट्स करा दें, इससे चोट नहीं लगेगी। देखिए डेंजर हर कहीं पे है, ये छत गिर गई तो लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, स्लिप हो जाओ, कुछ भी हो। तो इतना तो स्पोर्ट्स है ना, फ्रेजाइल नहीं रहने देता है, तो एक्टिव बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। इनफैक्ट मैंने कोविड के टाइम पे भी देखा है, जो ऑलरेडी फिजिकल फिटनेस में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, वो कोविड इतना इम्पैक्ट नहीं किया उनको, बिकॉज दे आर मोर फिजिकली फिट। आई थिंक इम्यूनिटी उनकी ज़्यादा आई थिंक स्ट्रांग होती है, जो एक एथलीट पर्सन होता है या कोई फिजिकल फिट होता है। मतलब मैं सबके लिए नहीं कह रहा, बट हाँ मोस्टली अगर आप सिनेरियो देखें तो ऐसा है। देखिए एथलीट भी 2 तरीके के होते हैं। एक एथलीट होते हैं कि एक हॉबी कर रहा हूँ, कि मैंने किसी अकेडमी ज्वाइन की है एंड मैं वहाँ पे आधा घंटा या मैं जाके आता हूँ, विजिट करता हूँ। जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, गो टू जिम, कुछ लोग से वार्म अप करके आ जाते हैं, कुछ लोग ट्रेडमिल पे वॉक करके आ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सीरियस होते हैं। एंड इसमें भी डेफिनेशन है कि आप सीरियस उस चीज से डिपेंड करता है कि आपकी फिटनेस लेवल क्या होगी। अब तो मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, मैंने अपने रूटीन में स्विमिंग ऐड की है, जिमिंग ऐड की है, तो वो मुझे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा दूसरा डोज की तरह काम करेगा वो चीज़। क्योंकि मैं तो जो चीज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। यहाँ इम्पोर्टेंट समझनी पड़ेगी कि आपका, अगर मैं रोज, कुछ लोग कहते हैं कि मैं इतनी देर वॉक करता हूँ, आज मेरा ऑफिस में मैं इतना चल लिया या मैं वहाँ चला गया तो मेरा ज़्यादा वॉकिंग होगी, वो वर्कआउट नहीं है। वर्कआउट स्पेसिफिक होता है एंड इट शुड बी, यानी वो वहाँ पे आपको पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ बॉडी पार्ट पे काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मैं वॉक करके आ गया तो मेरा फिटनेस सही रहेगा। हाँ, आप टोन्ड अप रहेंगे, आपको मसल्स बिल्डअप नहीं होंगी, लेकिन फैट भी नहीं होगा जनरल, ठीक है, वो भी हो जाएगा डाइल्यूट। लेकिन जब आपको पर्टिकुलर, जैसे मुझे कोर पे काम करना है तो मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा उसके लिए स्पेसिफिक। तो हमने लाइफ में रोज 45 मिनट टू 1 आवर हमें अपनी बॉडी को देना चाहिए, जिससे हम फिट रहें। डाइट प्रॉपर फॉलो करनी चाहिए, जो कि इंडिया में होती नहीं है। हाँ नहीं, ये तो आपने मुझे फैक्ट का है एंड इट्स वेरी इंस्पिरेशनल आई वुड से। तो हम बैक टू शूटिंग आते हैं। तो जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, उनको आप क्या एक गाइडेंस देना चाहेंगे कि उनको शूटिंग में करियर बनाने के लिए क्या
किस क्या प्रैक्टिस जरूरत है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने अभी करियर का एक और बात बताया कि अगर कोई जैसे राजस्थान गवर्नमेंट है या इंडिया गवर्नमेंट है बहुत हेल्प कर रही है करियर में, जो भी स्पोर्ट्स कोटा से जो पर्सन आते हैं, तो एक होता है कि करियर पाथ तो है, ठीक है, बट शूटिंग आई थिंक वो एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, ठीक है, तो हर कोई जो यंग है, जो इंटरेस्टेड है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता है कभी कभी, ठीक है, तो इनके लिए क्या आप गाइडेंस देना चाहेंगे सबसे पहले तो, और इसमें शुरू में इनिशियल कॉस्ट क्या लगती है एक शूटिंग में करियर बनाने के लिए एक यंग पर्सन को? देखिए, अगर कोई स्कूल एज में अगर डिसाइड करता है कि मुझे स्पोर्ट ज्वाइन करना है, तो आजकल बहुत सारी अकेडमीज है, एंड इवन दो हमारी एसोसिएशन है राजस्थान राइफल एसोसिएशन, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, एंड जगतपुरा में उनकी भी शूटिंग रेंज है, एंड आप वहाँ जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे क्लब्स हैं, जयपुर में भी हैं, ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे क्लब्स हैं, क्योंकि अब वो बात नहीं रही जो इंडिया पहले था, चीज़ों की और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। अब सभी तरफ से फंड्स आ रहे हैं, आपको सारी फैसिलिटीज़ है, आप सब चीज़ें अचीव कर सकते हो, एंड इसमें इनिशियल कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप कोई क्लब ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको कोई कॉस्ट है ही नहीं। अच्छा, आपको सिर्फ फीस पे करनी है, एंड आपको वहाँ पे वेपन भी मिलेगा, कोचिंग भी मिलेगी, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा। और अगर आप पर्सनली खुद का जब आपको लगता है, देखिए बहुत बेसिक सा होता है, मेरे को कोई चीज़ करनी है, मुझे सपोज कीजिए गाड़ी खरीदनी है, तो मैं पहले आज के टाइम में इतनी नॉलेज है, आप यूट्यूब कर सकते हो, आप गूगल कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो किसी रिलेटिव से पूछ सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि ये अब हॉबी है या मुझे इसको प्रोफेशनली करना है। अगर आप इसको प्रोफेशनली करना चाहते हैं, देन इन्वेस्ट इन योर पर्सनल वेपन, जिससे आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए एंड और ज़्यादा अचीवमेंट्स गेन कर पाए। थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर दिस वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। तो जो एक थोड़ा सा व्यूवर्स को ये बताइए जो करियर बनाना चाहते हैं या जो शूटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर नॉर्मल व्यूवर्स जो हैं जो जिनको थोड़ा बहुत जानना है शूटिंग के बारे में, तो किस टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं, या इक्विपमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या टेक्निक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट विच वी यूज इन शूटिंग? देखिए, इसमें दो स्ट्रीम्स हैं, एंड इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, एंड इसमें बेसिक जो होते हैं, पहले उसको क्लासीफाई कर ले हम। राइफल होती है, एक राइफल के इवेंट्स होते हैं, एंड देन पिस्टल के इवेंट्स होते हैं। अब आप पहले जाके ट्राई करें कि आप किसमें ज़्यादा, आपको क्या ज़्यादा सूट करता है, एंड आप ट्राई करें उनसे, एंड एकदम शांति से बैठें फिर, और फिर डिसाइड करें कि ये फेजेबल है या राइफल फेजेबल है या फिर पिस्टल फेजेबल है। एंड इन्वेस्टमेंट इसमें होता है कि सिर्फ आपको या तो एक राइफल परचेस करनी पड़ती है। राइफल इज मोर लाइक थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसमें एक शूटिंग गेयर आता है पूरा, जिसमें आपकी शूटिंग किट हो गया, जैकेट हो गई, ट्राउजर हो गया, शूज हो गया, स्टैंड हो गया। एंड पिस्टल में ऐसा होता है कि पिस्टल में भी शूज आते हैं, लेकिन कोई गेयर नहीं होता पहनने वाला, लाइक देयर इज नो जैकेट और ट्राउजर, समथिंग लाइक दैट। बस आपको ग्लासेस लेने होते हैं नॉर्मल, यूजली अगर आपको स्पेक्स हैं तो आपको एक शूटिंग फ्रेम्स आते हैं, वो लेने हैं, पिस्टल लेनी है एक, और शूज लेने हैं, दैट्स इट। उसमें कम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसमें फिजिकल फिटनेस ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी पूरी बॉडी यूज हो रही है। राइफल में क्या है, आपको सपोर्ट मिलता है जैकेट का, ट्राउजर का, इसका, तो कंपैरेटिवली हमें उसमें फिजिकल फिटनेस तो उसमें भी चाहिए, लेकिन इतना वर्कआउट नहीं करना पड़ता, कंपैरेटिवली कम। तो ये मैं मानता हूँ कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मत देखिए, आप ये देखिए एक ड्रीम अचीव करने जा रहे हैं, ठीक है, और अगर जब उस जगह चली गए हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट पे ना सोचें। आप ये देखें कि आप सिर्फ एक ड्रीम लेके चले कि ट्राई कलर हमारा फ्लैग लहरा रहा है और मेडल सेरेमनी में आप खड़े हैं, बस उस ड्रीम को लेकर के चलें, तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं। एंड बाकी आप भारत सरकार को छोड़ें या स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ें, आपको बहुत पैसे मिलेंगे, जीतेंगे। बहुत बढ़िया। दिस इज वेरी 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 वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर द व्यूअर्स। शूटिंग के लिए क्या ऐसे स्पोर्ट्स के लिए जैसे आपने बोला राइफल परचेज करनी पड़ती है या एक पिस्टल परचेज करनी पड़ती है, आपको जिस भी स्ट्रीम में जाना है, तो इसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है या फिर मतलब नॉर्मल, मतलब विदाउट लाइसेंस भी अपन इसको वर्क कर सकते हैं? अब ये सारी चीज़ें ना कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं आपने गवर्नमेंट के थ्रू, एंड इसमें कुछ बोर्ड होते हैं, कुछ प्रोहिबिटेड बोर्ड हैं, 0.22 से स्टार्ट होता है प्रोहिबिटेड बोर्ड, उससे नीचे दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, आप उनको रख सकते हैं इजीली, एंड उनको आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं। एंड बस ये होता है कि जब भी आप वेपन लें
तो उससे आपको सेफ्टी का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि देखिए इससे चाहे वेपन कैसा ही हो, चाहे एयर गन हो चाहे आपके फायर आर्म, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, लीगल हो सकते हैं अगर आप इंटेंशनली कुछ करते हैं इनसे। तो अगर सपोज कीजिए किसी ने आँख से मार दिया, इट वुड बी वेरी डेंजरस। जो भी एथलीट है उसका वेपन वैसे उसके लिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी होता है। अभी तक इंडिया में कुछ ऐसा देखा नहीं गया है कि कोई वेपन किसी ने एयर वेपन रेंज पे या कहीं पे मिस फायर हुआ हो या कुछ हुआ हो, क्योंकि सबसे पहले शूटिंग में क्या कराया जाता है कि आपको सेफ्टी के बारे में बताया जाता है, रेंज स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया जाता है, कमांड्स के बारे में बताया जाता है, एंड सारे जो फीचर्स हैं राइफल के उनके बारे में गाइड किया जाता है। तो जब जहाँ नॉलेज होती है वहाँ गलतियाँ कम होती मेरे हिसाब से, तो फिर बहुत उम्मीद कम होती है कि कोई मिसहैप हो, क्योंकि कोई भी चीज़ जिम्मेदारी से करता है ना बंदा, तो वो बहुत सोचता है उस चीज़ के लिए। वो ऐसे ही हल्के में नहीं लेता कि भाई चलो आज कबूतर मार लेता है, वो ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ अलग है। बिल्कुल, उनका फोकस अलग है, ऑब्वियसली फोकस अलग है उनका, वो स्कीम अलग है उनके लिए, वो बहुत प्रोफेशनल है एंड वो कितना मन से करते हैं ना उस चीज़ को। क्योंकि आप सोचिए आपका 1 घंटे से ऊपर का मैच है, तो आप उसके लिए कितना प्रैक्टिस करें, लोग 5-5-6 घंटे करते हैं प्रैक्टिस, एंड जो इतने बड़े लेवल के प्लेयर्स होते हैं वो डेली 150 शॉट्स चलाते हैं, शाम की फिटनेस करते हैं, मॉर्निंग में आपका ट्रेनिंग सेशन करते हैं, तो उसका पूरा लाइफ का डेडिकेशन और जो मेजर टाइम होता है वो तो इन सब चीज़ों में चला जा सकता है। तो वो कभी भी अपनी उन चीज़ों को स्टेक पे रख के और ऐसे हरकतें नहीं करते। वो तो वो होते हैं जो आजकल रील्स बना रहे होते हैं। नहीं, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है आपने। तो जैसे आप किसी कंपटीशन में जाते हैं या किसी भी एक मतलब ग्राउंड चाहिए होता है किसी शूटिंग के लिए, इंडोर भी होता है आई थिंक। शूटिंग 2 तरीके की है, आपके 3 10 मीटर एयर राइफल है, पिस्टल भी 10 मीटर होती है, वो इंडोर होती है। उसमें क्राइटेरिया एयर कंडीशन हॉल होगा, लाइट का भी लक्ष्य फिक्स है, एंड फिर होता है ओपन रेंजेस आते हैं, सेमी ओपन रेंजेस के अंदर आती हैं आपकी 25 और 50 मीटर्स। ओके, वो 25 मीटर इज पिस्टल इवेंट एंड 50 मीटर में आपका फ्री पिस्टल भी होता है एंड राइफल भी होता है पॉइंट टू। उसमें सेमी कवर्ड शूटिंग रेंज होती है, यानी शूटर का जो एरिया होगा वो कवर्ड होगा, रेस्ट आगे खुला होगा, जो टारगेट होगा वो कवर्ड होगा। एंड बाद में हमारे थर्ड इवेंट आता है शॉटगन। शॉटगन में जो शूटर जहाँ पे खड़ा होता है वो कवर्ड होता है, एंड बाकी जो पूरा एरिया होता है वो सारा ओपन होता है। तो ओपन में वेदर का इफेक्ट पड़ता है? वेदर का इफेक्ट बहुत पड़ता है, एंड इसीलिए तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो बहुत मेंटली स्ट्रांग होता है। अगर सपोज कीजिए कि मैं विंटर्स में शूट कर रहा हूँ और अगर मैं दिल्ली वाली रेंज पे शूट कर रहा हूँ या पंजाब में शूट कर रहा हूँ तो फॉग आ जाएगा। अब आपका मैच चल रहा है, अब बारिश आ गई एंड फॉग आ गया, तो आपको अगर नॉर्मल होते हैं कोई भी अगर कैजुअली में हॉबी टाइप ले रहा होता है इसको, तो वो तो डीमोरलाइज हो जाता है, मेरे मैच में क्यों हुआ है ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं होता, स्पोर्ट्स पर्सन इज अ फाइटर एंड वो कम बैक करता है बहुत अच्छे, एंड वो पेशेंसली वेट करता है। तो आपको आप कुछ भी करें तो वो चीज़ें आप यूट्यूब में करें, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये थोड़ी बोलेंगे अभी आ जाए सारे व्यूज आदि आ जाएंगे, वो तो ऐसा नहीं होता है। जरूरी है आपको पेशेंस, आपको निरंतर करते जाना है किसी भी कार्य को। हम क्या सोचते हैं ये प्लान बना लेते हैं और बस 1 साल के अंदर पूरा हो जाए, अगर वो प्लान फेल हो गया देन व्हाट इज योर प्लान बी? प्लान बी क्या है? पेशेंस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, अब पेशेंस भी करते जाओ ना। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप बहुत मेजर क्वालिटी मिस कर रहे हो। नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए हर एक पर्सन के लिए, नॉट ओनली स्पोर्ट्स पर्सन बट एवरी पर्सन। एंड मैं एक एडवाइस सबको देना चाहूँगा, देखिए आज के टाइम पे हम लोग चाहे बहुत शो ऑफ करते हैं कि हमारे पास ये है वो है सारा कुछ, लेकिन जब हम बैठे होते हैं तो हमें लगता है कि दिया नहीं लगता, और यही रियलिटी है कि एट द एंड ऑफ द डे either for 2 minutes, 5 minutes or 10 minutes, इतना फ्रेंड सर्कल होने के बाद भी we are seeing ourselves alone, and उस लोनलीनेस से फाइट करने के लिए आपको स्पोर्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, वो सिर्फ इतना मांग रहा है कि भाई ये डेडिकेटेडली इतना टाइम इसको बस फॉलो कर और कुछ नहीं। वो प्रोसेस फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाए। अब किसी को बोलूँ कि 1000 स्टेयर्स चढ़नी है, अब वो बोलेगा अरे भाई चढ़ते जाओ, शुरू तो करो,
शुरू तो करते जाओ, रेगुलर करते जाओ, पहुंच जाओगे। पाँव भी दुखेंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन यू विल रीच। वो ज्यादा बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल चंदन जी बहुत ही ज़्यादा। एंड मैं अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग योर टाइम। एंड वी विल मीट सून एंड होपफुली वी विल मेक more episodes like this. Thank you so much. Thank you all.